हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरेज। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का यूजिंग स्टैक। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का मतलब यूजिंग लिंक लिस्ट। तो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं, लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप की होती है जिसमें ये पार्ट, इसको हम इन्फो फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इन्फो फील्ड भी बोल सकते हो आप, डाटा फील्ड भी बोल सकते हो। और इस फील्ड को हम बोलते हैं नेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। कई जगह आपको या कई बुक्स में आपको लिंक फील्ड भी इसको लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंटर होता है जिसमें नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस होगा। मतलब अभी जैसे 1 ने एक्सेस करना है 2 को, तो कैसे करेगा? विद द एड्रेस ऑफ 2, जो कि उसका एड्रेस है 200। 2 ने 3 पे जाना है तो 300। ठीक है, 300 के आगे कुछ नहीं है, तो ये नल कंटेन करता है। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्टैक डिज़ाइन करना है। उसमें वही ऑपरेशंस होने चाहिए, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, विद यूजिंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो भी हमें इंसर्शन और डिलीशन करते हैं स्टैक में, वो टॉप से होती है। ठीक है, एरे में तो सीक्वेंशियल एक्सेस था, मतलब उसमें हमें एक एंड से ही हम यूज़ करते थे, मतलब उसमें राइट मोस्ट एंड में ही हम अपनी वैल्यूज़ डाल सकते थे। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन एट एंड भी कर सकते हैं, इंसर्शन एट मिड भी कर सकते हैं और इंसर्शन एट फ्रंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको क्योंकि स्टैक इम्प्लीमेंट करना है, तो मतलब हमें इसको ओनली इनपुट रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, ओनली वन साइड के थ्रू। ठीक है, तो वो साइड होगी हमारी बिगिनिंग वाली। अब बिगिनिंग वाली क्यों होगी? देखो, अगर आप बोलते हो कि हाँ हमने एंड में कोई और एलिमेंट डालना है, ठीक है, हाँ आप डालो, बट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हुई। ठीक है, अगर आपने पुश ऑपरेशन की बात करो तो यहाँ पे पुश ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ओ ऑफ एन। वही अगर आपने कोई एलिमेंट पॉप करना हो तो उसकी भी यही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट जो हमारा स्टैक होता है वो ऐसे काम नहीं करता है। स्टैक में जो हमारी पुश और पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ओ ऑफ 1। ठीक है, तभी उसको हम स्टैक बोल सकते हैं, जब उसमें पुश पॉप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो ओ ऑफ 1 हो। ठीक है, तो अब ओ ऑफ 1 करने के लिए आपके पास क्या अल्टरनेटिव बच गया? अब आपके पास ये तो हो गया कि हाँ आप लास्ट में तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स मान लो ये आपका हेड पॉइंटर है अभी के लिए, हेड मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो अभी हम इसको टॉप बोलेंगे, बट अभी मैं इसको हेड या टॉप, आप कुछ भी रख लो, आपको जैसा ठीक लगता है। ठीक है, अभी ये हेड पॉइंटर हमारा यहाँ पे है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट को पुश करना होगा, मतलब न्यू नोड बनानी पड़ेगी। लिंक लिस्ट में जब भी काम करना होता है, हमेशा आंख बंद करके ये ध्यान रखना कि हमेशा डायनेमिक मेमोरी पे ही काम होता है, स्टैटिक मेमोरी पे कभी काम नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब हमने मान लो यहाँ पर 11 डालना है, तो हमें क्या करना होगा? जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो पॉइंट करना चाहिए इसको। मीन्स ये न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए हमारा हेड को या टेम्प को। एंड हमारा जो फिर उसके बाद जो ये हेड पॉइंटर था, ये हेड पॉइंटर अब इसको ना पॉइंट करके ये हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? इस न्यूली क्रिएटेड नोड को। इससे हमारा जो पुश ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। फॉर एन इंस्टेंस हम बोलते हैं कि हमें एक और नोड चाहिए। ठीक है, हम एक और नोड बना देते हैं। ठीक है, जिसमें 12 डाला। एंड इसका अब क्या होगा? अब न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड एंड हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये चलेगा। तो मतलब ये इसके डाटा पार्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा। मान लो इसका एड्रेस है 111, तो ये इसका एड्रेस आ जाएगा। और जो यहाँ का आपका हेड है वो अब इसको पॉइंट ना करके वो पॉइंट किसको करेगा? आपकी जो न्यूली क्रिएटेड नोड होगी हर बार। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। और जब भी आपको पॉप करना होगा, मतलब अब ये अगर हम स्टैक वाइज देखें तो ये शो कैसे होगा? लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी कुछ ऐसे होगी। मैं सिर्फ अभी इन्फो पार्ट डिस्प्ले करूँगा, डेटा पार्ट मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। डेटा पार्ट आप खुद समझ जाना कि क्या हो रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या डाला था हमने? सबसे पहले रखा होगा हमने 3।
देन 2, देन 1, देन 11, तो सबसे टॉप पे है 12। मैं इस हिसाब से चला रहा हूँ आपकी नोड को, ठीक है। तो देखो, पॉप ऑपरेशन पुश किया तो पुश तो सिंपली हो गया ओ 1 में, पॉप किया तो सबसे पहले 12 उड़ेगा, ठीक है। 12 चला गया, देन हमारे पास 11 चला जाएगा फिर जब नेक्स्ट टाइम पॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 पॉप आउट हो जाएगा, तो ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ 1 में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। आई होप आपको ये थियोरेटिकली इसका जो वर्किंग है वो समझ आई होगी। बाकी हमने इसके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस किए हैं, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 में हमें ये काम कैसे करना मिलेगा। बट ये होगा कि हमारी जो शो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन ही होगी, क्योंकि अगर हमें यहाँ से चलना है इस नोड से और इस नोड तक पहुँचना है तो हमें हर एक नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारी शो की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी या डिस्प्ले की वो तो ओ ऑफ एन रहेगी, बट जो पुश पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा स्टैक में ओ ऑफ वन रहती है, ठीक है। तो गाइज़ यार, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं पहले कोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा कोड समझाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अप्रोच ठीक नहीं लगती, आपको चाहिए कि आपको साथ साथ कोड लिखते हुए देखना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से वैसा ही डालूँगा। अगर आपको ये वाला तरीका भी पसंद आता है तो आप लोग ये भी कमेंट में कर दीजिए, कि ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हाँ, ये दिस मेथड इज़ बेटर मेथड, ठीक है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मेन फंक्शन से चलना चाहिए सबसे पहले, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें क्या है, यूज़र डिफाइंड नहीं किया इस बार, मैंने अपने हिसाब से वैल्यूज़ डाली है, यूज़र के हिसाब से नहीं डाली है, उसके लिए भी मैंने अलग से बनाया है, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहला ऑपरेशन है पुश 22, देन पुश 33, उसके बाद पीक, डिस्प्ले, पॉप एंड डिस्प्ले, ये 3-4 फंक्शंस हैं जो यूज़ हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पुश फंक्शन पे। सबसे पहले देखो, अब जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हो तो हमेशा स्ट्रक्चर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपको एक नोड बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नोड आपका क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो इसमें देखो, आप एक हमने फील्ड ली है डेटा की, और एक मैंने बताया था आपको नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि आप जिसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रक्ट नोड होगी, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाया था मैंने, जो मैंने बोला था टॉप या इसको हेड। तो स्टार्टिंग में तो हमारा टॉप इज इक्वल टू नल ही रहेगा या ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, एरे की बात नहीं कर रहे। एरे होती तो टॉप में नल देता, बट ये लिंक लिस्ट है इसलिए टॉप ज़ीरो है। अब देखो, पुश ऑपरेशन देखो कैसे काम किया आपका। पुश ऑपरेशन देखो, पुश में क्या हुआ, पुश में लिखा मैंने इंट एक्स। अब मैंने इंट एक्स क्यों रखा, वॉइड पुश इंट एक्स, तो वॉइड पुश तो ऑपरेशन है। अब इंट एक्स क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इंट एक्स स्पेसिफाई कर रहा है वो वैल्यू जो हमने डाली थी। देखो यहाँ पे पुश 22, तो ये इस वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो, मैंने स्ट्रक्ट नोड, एक न्यू नोड, एक नया वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करवा दिया। और मैलॉक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैलॉक एक वॉइड पॉइंटर होता है, और उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है उस वेरिएबल में जिस जिसको हमें जो चाहिए। मतलब जैसे अब स्ट्रक्ट नोड, ये जो न्यू नोड का टाइप है वो स्ट्रक्ट नोड है, तो मैलॉक को भी हमें इसी टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड न्यू नोड के डाटा में हमने एक्स को डाल दिया, एंड न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप कर दिया। मतलब क्या हुआ, देखो, ये बना न्यू नोड, 22 डाला था, एंड न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप मीन्स ज़ीरो, ठीक है। ये हमारी पहली नोड बन गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, पुश करवाया 33, पुश करवाया तो मतलब यहाँ गया, इसी कोड में आते हैं। तो अब क्या हुआ, अब एक नोड और बन गई 33 की, मैलॉक से किया, न्यू नोड के डाटा में एक्स 33। अब मान लो इस पुराने का एड्रेस 100 था, 100 आप लोगों के समझने के लिए ले रहा हूँ इसीलिए। अब क्या कहा मैंने, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप, तो अभी तो ये हमारी टॉप बनी हुई थी,
बनी थी कि नहीं, तो वही न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप कर दिया मैंने। तो मतलब इसमें इसका एड्रेस आ गया एंड यहाँ पे लिखा है मैंने टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड, मीन्स टॉप यहाँ से हट के टॉप कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसा होगा। सबसे पहले आया 22 स्टैक में, फिर आया 33। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। अब आता है हमारा ऑपरेशन नंबर 2, दैट इज़ पॉप। पॉप ऑपरेशन क्या करता है? पॉप ऑपरेशन क्या करता है, इसमें मैंने एक नोड ली टेम्प, टेम्प को मैंने दे दिया टॉप। ठीक है, मतलब टेम्प पॉइंट कर रही है यहाँ पे कि अभी हमारा यही है टॉप। ठीक है, अगर हमारा टॉप 0 होता है तो ये अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी। अब आप बोलोगे कि भैया अंडरफ्लो की कंडीशन तो आपने ले ली, बट आपने ओवरफ्लो की कंडीशन लिखना भूल गए होंगे। नहीं, मैं ओवरफ्लो की कंडीशन लिखना नहीं भूला हूँ। ओवरफ्लो की कंडीशन कब आती है? ओवरफ्लो की कंडीशन हमेशा स्टैटिक मेमोरी में आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेमोरी में हमें साइज़ पहले से ही प्रोवाइड करना पड़ता है, बट इसमें तो साइज़ डायनामिकली एलोकेट हो रहा है, मतलब इसकी अभी कोई मैक्स लिमिट तो है नहीं। ठीक है, इसीलिए मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी 50 एलिमेंट्स के बाद ये चलना बंद हो जाएगा या 60 के बाद चलना बंद हो जाएगा, नहीं है ना। इसीलिए मैंने इसमें ओवरफ्लो नहीं डाला, बट अंडरफ्लो तो डालूंगा ना मैं। क्यों डालूंगा अंडरफ्लो? अब आप बोलोगे कि अंडरफ्लो भी नहीं डालना चाहिए, अंडरफ्लो तो डालना चाहिए। मान लो अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो मैं क्या रिमूव करूँगा? समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अगर टॉप इज इक्वल टू 0 होता है तो अंडरफ्लो कर देगा वो प्रिंट, एंड नहीं तो क्या प्रिंट करेगा वो? पॉप्ड आइटम इज़, मतलब अगर मैं पॉप ऑपरेशन करता हूँ इसके बाद तो ये प्रिंट करेगा पॉप्ड आइटम इज़ 33 एंड टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट पॉप। अभी टॉप यहाँ पे प्रिंट हुआ, ये वैल्यू आई, टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट हुआ, मीन्स टॉप वापस से यहाँ आ जाएगा। टॉप वापस से आ गया, मतलब अब हमारे पास जो ये मेमोरी है ये गार्बेज है। गार्बेज को हम रखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मेमोरी भी बचानी है, मेमोरी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इसलिए हमने क्या किया, फ्री कर दिया टेम्प को। ये आपको फ़ायदा होता है डायनेमिकली जब मेमोरी एलोकेट करते हो आप। ठीक है, अब क्या हुआ, पीक। पीक फंक्शन क्या करेगा बेचारा? पीक फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा, देखो अगर तो टॉप 0 है तो वो दिखा दे कि भाई लिस्ट इज़ एम्प्टी, तो मैं शो क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। नहीं तो मेरे को ये बता देगा सिंपल टेम्प का डाटा या टॉप का डाटा, जो भी आप पॉइंटर लेते हो उसमें। अब इसमें मैं ना इंक्रीमेंट करूँगा टॉप को, ना मैं टॉप को डिक्रीमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें काम है टॉप मोस्ट एलिमेंट से, जो आपका पीक फंक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, देन आता है डिस्प्ले फंक्शन। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है? डिस्प्ले फंक्शन कुछ नहीं करता, एक नोड बनाई इसमें भी, जिसको मैंने टेम्प दे दिया। मान लो 33 हमारी लिस्ट में है, मौजूद है, तो क्या हो रहा है, टेम्प इज इक्वल टू टॉप, तो वाइल में चला, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसे था हमारे पास, और ये एड्रेस 100 था। ठीक है, तो वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो प्रिंट होएगा पहले 33। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ पहुँचा, प्रिंट हुआ 22, टेम्प इज़ नल है, ये कंडीशन मेट हो गई, ये आपकी लिस्ट शो हो गई। तो ये आपका डिस्प्ले फंक्शन था। ठीक है, एक बार आप कोड को रन करके भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ गड़बड़ी रह गई हो तो वो हमें पता लग जाएगी। तो पुश किया मैंने, मैं वही एलिमेंट्स ले रहा हूँ, मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने वाला हूँ। तो देखते हैं अभी क्या हमारा आउटपुट आता है इसका। तो देखो, सबसे पहले ऑपरेशन किया था मैंने पुश 22 और 33, तो 22 और 33 आ गया, एंड देन मैंने किया पीक, देन टॉप एलिमेंट इज 33। ठीक है, एक काम करता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, मैं बाकी ऑपरेशंस को
ये ऑपरेशन रखता हूँ, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखो मतलब अभी ये मुझे 33 और 22 शो कर रहा है, हमारा लिस्ट अभी तक अच्छी चल रही है। अब हम क्या करेंगे, पीक यूज़ करेंगे। तो देखो क्या शो होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट शो करना चाहिए उसको। तो टॉप एलिमेंट इज़ 33, ये सही शो कर रहा है। देन डिस्प्ले तो वही फंक्शन काम करेगा, एक ही बात है। देन मैंने यूज़ किया पॉप फंक्शन का। तो पॉप फंक्शन होने के बाद देखो क्या होगा, पॉप्ड आउट हो जाएगा 33 टॉप एलिमेंट, क्योंकि ये टॉप वाला चला था अभी। उसके बाद पॉप फंक्शन चला, उसके बाद जो हमारी लिस्ट बची उसमें सिर्फ 22 रहा। एक बार मैं ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम किया। बट आप में से कुछ लोग भी बोलेंगे कि ये तो आपने अपने आप वैल्यूज़ डाली थी इसमें, हमें ये वाली वैल्यूज़ यूज़र से चाहिए। तो यूज़र से चाहिए तो देखो कैसे हुआ, उस टाइम ये फंक्शंस वॉइड फंक्शंस बनेंगे, इनके अंदर नो रिटर्न टाइप बनेगी, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेंगे ये। तो देखो क्या किया मैंने, पुश के लिए किया, इसमें वही न्यू नोड बनाई। बट इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल या आइटम, जिसमें कहा मैंने कि एंटर द न्यू आइटम टू बी इंसर्टेड, स्कैन करवाया उस आइटम को, एंड न्यू नोड के डाटा में आइटम और न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप, देन टॉप बिकम्स अ न्यू नोड। तो सिंपली यही सिर्फ पुश में थोड़ी सी आपको चेंजेस करने हैं, बाकी ये सारा हमारा पूरा कोड सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम किया, देखो इसको भी आउटपुट में रन करके दिखा देता हूँ। पुश किया है, एंटर द न्यू आइटम टू बी इंसर्टेड 11 12। उसके बाद देखो क्या फंक्शन कॉल होएगा, पुश के बाद आएगा पीक, देन आएगा डिस्प्ले, देन पॉप, देन डिस्प्ले। तो पीक फंक्शन चला, टॉप इज इक्वल टू 12, देन चला डिस्प्ले, फिर पॉप हुआ, और ये लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन चला। तो ये कुछ इस तरह से काम किया गया हमारा जो प्रोग्राम काम किया, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे कोट ऑफ द डे की भी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ़ मिल जाएगा जो आपके कैंपस प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प करेगा। सो आज का कोट ऑफ द डे कहता है, वी कैन कंप्लेन बिकॉज रोज बुशेस हैव थॉर्न्स, और रिजॉइस बिकॉज थॉर्न bushes have roses. So give these lines a deeper thought, and with these lines I end up my session here only. I hope you all guys like the video, and if you like the video and if you find any doubts relating to the content, please comment down below your doubts. I would be happy to solve all your doubts. Thank you, and please subscribe to the channel.